अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। 11 मार्च 2024 को बीजेपी गवर्नमेंट देश में एक सीए लागू कर देते हैं, जिसके बाद दिल्ली, असम जैसे जगह पे प्रोटेस्ट होने लगता है और कहा जाने लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है देश के अंदर, उनका सिटीजनशिप को खतरा है या फिर उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि इस एक्ट को 2019 में ही पास कर लिया गया था, लेकिन 4 सालों में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जब इलेक्शन के 1-2 महीना ही बाकी है तो इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या गेम खेला जा रहा है? असम पे इसका क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है और सीए की वजह से बंगाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो सकता है और क्या सीए एंटी मुस्लिम है? तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और सीए को लेकर बीजेपी का क्या मास्टर प्लान है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, 2020 में शाहीन बाग के अंदर सीए को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और इस प्रोटेस्ट में कुछ लोग थे जिनको पता ही नहीं था सीए है क्या। ये सीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। सीएए, हाँ, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ये सी कम्युनल आइडिया नहीं है इसको। कंस्टिट्यूटेड कॉमन एक्ट है। कैब का सिटीजन अटेम्प्ट मुझे थोड़ा याद नहीं है। फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसलिए लोगों को मिसलीड करना या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर प्रोटेस्ट को बड़ा बनाने में काफ़ी आसानी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीए है क्या। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़, चाहे वहाँ के हिंदूस हो, क्रिश्चियन हो, सिख्स हो या फिर पारसीस हो, इन लोगों के साथ अगर वहाँ पे रिलीजियस टॉर्चर्स हुआ है और किसी भी रिलीजियस रीजन की वजह से या फिर जो भी मजबूरी था इनका, उस वजह से वो अपना देश छोड़कर इंडिया आए हैं और यहाँ पे रिफ्यूजी बने हैं, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगा। अब सीए आईएलपी स्टेट्स या फिर जो भी आईएलपी एरिया है उसमें लागू नहीं होगा। आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट, यानी ऐसा एरिया जिसमें जाने के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। और इसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर असम का जो भी ट्राइबल एरिया है वो भी आईएलपी के अंदर आता है। इस बिल को सबसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2016 में लोकसभा में पेश किया था। ये बिल तब लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि जो भी बीजेपी का गवर्नमेंट है उसका वहाँ पे मेजोरिटी नहीं था। फिर ये बिल 2019 में लोकसभा में पेश किया गया और काफ़ी डिबेट हुआ और वोटिंग होता है। 125 वोट इसके फेवर में जाते हैं और 105 वोट अगेंस्ट में, यानी बिल वहाँ पे पास हो जाता है। फिर ये बिल राज्यसभा में जाता है और इस बार भी लग रहा था कि यहाँ भी ये बिल फिर से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन एआईएडीएम के कुछ एमपीज इस बिल को सपोर्ट करते हैं और ये राज्यसभा में भी पास हो जाता है। फिर 13 दिसंबर 2019 को इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इसको साइन करते हैं और ये जो बिल था अब एक्ट बन गया था, यानी गवर्नमेंट इसको कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकती थी। फिर 11 मार्च 2024 को सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसे फुलफिल किया है और उनका जो भी प्रॉमिस था उसको पूरा किया है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो एक्ट था 2019 में ही बन गया था और बीजेपी के पास अच्छा खासा टाइम था इसको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन इलेक्शन से 1 महीना पहले ही क्यों? अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी सीए को लागू करके हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिकल कार्ड है वो खेल रही है ताकि हिंदू का सपोर्ट उनके लिए बना रहे, लेकिन उनका जो मास्टर प्लान है उसके वजह से जो भी बंगाल का पॉलिटिक्स है वो चेंज होने वाला है। इसको वापस लेना है और वापस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बीजेपी को जाने पड़ेगा। एक चीज दिमाग में रखिए। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तब लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में घुसे थे और फिर जब 1971 में बांग्लादेश बना तब भी लाखों लोग वेस्ट बंगाल में घुसे। साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ भी वो लोग घुसे थे और ये जो माइग्रेशन था वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और ये जो प्रॉब्लम था माइग्रेशन का घुसने का या फिर इलीगल माइग्रेंट्स का, ये सिलसिला जारी रहा। तो वहाँ का जो मेन फैक्टर है वो है मतुआ कम्युनिटी, क्योंकि जो भी लोग माइग्रेट करके आए थे ईस्ट पाकिस्तान से वो एक मेजर नंबर्स में मतुआ कम्युनिटी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1.7 करोड़ लीगल वोटर्स हैं इंडिया में मतुआ कम्युनिटी के और उसमें से 1.5 करोड़ सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। और ये जो मतुआ कम्युनिटी का पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर वो है लगभग 3 करोड़ का। इसीलिए बहुत से लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला है और ये लोग सालों से सिटीजनशिप के लिए लड़ते रहे हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनका सपोर्ट लेने के लिए बहुत से चीज़ें करते रहती है, चाहे वो CPIM हो, TMC हो या फिर बीजेपी। और ये जो CAA है इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है मतुआ कम्युनिटी,
क्योंकि वो बहुत शुरू से सिटीजनशिप की मांग कर रहे हैं और यहीं पे बीजेपी को चांस दिखा है। 1964 से 2011 तक ये जो मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट था वो सीपीआईएम की तरफ रहा था। इसलिए आप देखेंगे कि बंगाल पॉलिटिक्स में सीपीआईएम ने लगभग 34 साल तक राज किया था। लेकिन 2011 में ये सिनेरियो चेंज होता है। अब यहाँ पे टीएमसी की गवर्नमेंट आती है और इसमें भी जो एक मेजर रोल प्ले किया था वो था मतुआ कम्युनिटी, और इन्हीं के वोट की वजह से टीएमसी ने सीपीआईएम को हराया और अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो बंगाल के पॉलिटिक्स में मतुआ कम्युनिटी एक मेजर रोल प्ले करते हैं और जो भी वोटर्स है उसका एक मेजर प्रोपोर्शन भी है। जैसा कि हमने देखा 2019 से पहले मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट टीएमसी की तरफ था, इसीलिए वो लोग स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी अच्छा करते थे। लेकिन 2019 में ये टेबल काफ़ी घूम जाता है और जो मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट है वो धीरे धीरे बीजेपी को भी मिलने लगता है। अगर हम 2 लोकसभा के इलेक्शन को ही देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें टीएमसी के 34 सीट्स थे और बीजेपी के सिर्फ 2 सीट्स थे। लेकिन 2019 के इलेक्शन में टीएमसी को 22 सीटें मिलती है, वहीं बीजेपी को जो 2 सीट मिला था वो बढ़कर सीधा 18 सीट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो आपको राइज देखने को मिल रहा है ये मतुआ कम्युनिटी की वजह से ही हो रहा है और यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं बीजेपी को राइज करने में। अगर हम बंगाल के पिछले 2 स्टेट इलेक्शन को भी देखें तो 2016 में बीजेपी का जो सीट था वो बस 3 था, लेकिन 2021 में बढ़ के ये 77 हो जाता है। और सिर्फ सीट ही नहीं बढ़ा है, जो वोट शेयर है वो काफ़ी आसपास है। जो टीएमसी का वोट शेयर है वो 43% है, वहीं बीजेपी का 40% तक पहुंच चुका है। और इसका भी जो मेन रीज़न है वो मतुआ कम्युनिटी ही है। अगर हम स्टेट इलेक्शन को भी देखें कि बीजेपी को कहाँ से ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है तो बंगाल में लगभग 68 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है और उसमें से बीजेपी को 33 सीट्स पे जीत मिला था और उसमें से भी 26 सीट ऐसे थे जहाँ पे मतुआ डोमिनेट करते हैं, यानी मतुआ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि हमने देखा कि सीए जैसी 2019 में एक्ट बना, मतुआ कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो बीजेपी की तरफ बढ़ने लगा। और पहले ये लोग इसलिए सपोर्ट नहीं करते थे बीजेपी को क्योंकि 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और ये वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ था, जिसके मुताबिक 1971 के बाद कोई भी अगर इंडिया में आया है वो इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन या फिर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इसलिए मतुआ कम्युनिटीज़ बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब जब सीए लागू हो गया है और ये लोग आराम से अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं तो इनका वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है और यही एक मेन रीज़न हो सकता है सीए को अभी लाने का। और बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के अलावा राजवंशी और नामाशूद्र समाज भी है जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है और वो सालों से रह रहे हैं, तो इनको भी सिटीजनशिप का फ़ायदा मिलने वाला है और ये लोग हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये जो वोट बैंक है वो काफ़ी यूनाइटेड हो जाएगा और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बंगाल का वो चेंज हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जब से सीए का बात हो रहा है या फिर सीए लागू हुआ तब से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी मुस्लिम और ये इसको लेकर शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था और जो मुस्लिम है उनको काफ़ी डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनका जो सिटीजनशिप है वो खतरा में है और सीए आने के बाद या फिर एनआरसी आने के बाद उनको देश से निकाल दिया जाएगा। तो जो मुस्लिम इंडियन सिटीजन है या फिर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो उनसे उनका सिटीजनशिप किस आधार पर लिया जा सकता है। अब ये लोग जो पागल आदमी हैं जो ये सब अफवाह फैला रहे हैं कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन वो लोग को असर पड़ेगा जो लोग इलीगली आए हैं, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से, उनको निकाला जा सकता है या उनको बोला जा सकता है कि आप प्रूफ करो कि आप इंडियन सिटीजन हो। अब जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको किस आधार पे निकाला जा सकता है। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला पॉइंट है। और सीए को एंटी मुस्लिम इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो मुस्लिम्स आए हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ये सारे कंट्रीज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो मुस्लिम के साथ कैसे भेदभाव हो सकता है या फिर रिलीजियस के नाम पे अत्याचार कैसे हो सकता है। मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहाँ बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीए को लेकर असम में भी काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला था और 2019 में जब ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश हुआ था
तभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, कर्फ्यू वगैरह भी लग गया था। और अब भी जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो असम में काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को हमें मिल रहा है। इसका मेन रीज़न है कि असम के लोगों को डर है कि वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी ना हो जाए, क्योंकि 1991 में असम में लगभग 58% लोग असमीज़ बोलते थे और 2011 डाटा के हिसाब से बस 48% लोग ही असामीज़ बोलते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। और इसी टाइम पीरियड में जो बंगाली स्पीकर हैं वो असम में बढ़े हैं। 1991 में 22% हुआ करते थे, जो कि 2011 डाटा के हिसाब से ये 30% तक पहुँच चुके हैं। और असम के लोगों को यही डर सता रहा है कि वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी ना हो जाए और उनका जो भी कल्चर है या फिर लैंग्वेज है वो धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि त्रिपुरा में ऐसे ही हुआ, बांग्लादेश से बहुत से लोग आए और त्रिपुरा में बस गए और धीरे धीरे वहाँ के जो नेटिव लोग थे वही माइनॉरिटी हो गए। और जब एनआरसी हुआ था असम में तो लगभग 20 लाख लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं आया था और कहा जा रहा था कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और इलीगली यहाँ पे सेटल्ड हैं। अब सीए आने के बाद उन लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगा जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि एनआरसी 1971 के बेसिस पे बनाया गया था और सीए का जो डेट है वो एक्सटेंड करके 2014 कर दिया गया है। और यही डर है असम के लोगों को कि इनको यहाँ पे सेटल कर लिया जाएगा या सिटीजन बना के असम में बसा दिया जाएगा। अब असम के लोग सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो नाराज़गी है उनका, वो अपनी जगह जायज़ भी है, क्योंकि वो अपने स्टेट में माइनॉरिटी नहीं होना चाहते हैं। और इसी चीज़ को आश्वासन देते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि 1971 के बाद अगर कोई भी आया है या फिर एनआरसी लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो असम में उनका जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेगा। अब जो भी मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो इलीगली इंडिया में घुस रहे हों, उसका एक बहुत बड़ा नंबर रोहिंग्या मुस्लिम भी घुसते हैं। और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था कि ये लोग मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और इंटरनल थ्रेट का एक सिचुएशन बना रहे हैं और बहुत से जगह पे ये एक्टिव भी हैं। अब ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है ये म्यांमार में रहते थे, लेकिन वहाँ से इनको निकाल दिया गया और बहुत से इस्लामिक कंट्री से वो भी इनको नहीं ले रहे हैं। उनका भी कहना है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसलिए वो लोग भी अब वहाँ पे जाके सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बहुत से कंट्रीज़ में घुस रहे हैं। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, उतना सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से उधर से बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है या फिर जो भी ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहे हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बहुत से हिंदूज बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया गया या फिर टॉर्चर करके उनको भगा दिया गया। अब ये रिफ्यूजी बन के हमारे ही देश में रह रहे थे। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। अब गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करती ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब सीए आने की वजह से इसका सोल्यूशन तो दिख रहा है, लेकिन बहुत लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी को क्यों अलग रखा जा रहा है। अब इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सीए के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला और जो इंडिया अलायंस है वो भी इसके खिलाफ है, और इसको कैसे इंडिया अलायंस यूज़ करता है अगले इलेक्शन में वो देखने वाला बात होगा। और ऐसे ही इंडिया अलायंस का हारने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अब जाकर ज़रूर देखिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगला वीडियो आए आप तक पहुँच पाए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।